हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नया प्रश्न और नया टॉपिक, है ना। अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 3 का हम लोग पहले प्रश्न में देखे थे पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह पूर्ण वर्ग विधि किस टाइप से हल होता है ना। उसी प्रकार अभी प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7, इस प्रकार ये अनंत तक, है ना। वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 ये अनंत तक जाएगा को हल करना है, ऐसे अपने को दिया है प्रश्न। आप लोग भी बुक में देखना, वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 ऐसा प्रश्न अनंत तक जाएगा को हल कीजिए, ऐसा करके प्रश्न क्रमांक 2 दिया है प्रश्नावली 3 में। तो आइए देखते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। कुछ नहीं, यह बहुत ही सरल है, एक बार हमको समझने की आवश्यकता है। माना लेते हैं, माना लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? माना की एक्स बराबर क्या है? वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन ये अनंत, ठीक है। माना लेते हैं, क्या लेते हैं? माना, ठीक है। माना x बराबर वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7, ऐसा मान है, ठीक है। अब माना तो ले लिए x बराबर, लेकिन इसी प्रकार अपने को x बराबर वर्गमूल 7 धन x ले सकते हैं कि नहीं? ध्यान से समझना, क्या हम एक वर्गमूल 7 धन x ले सकते हैं? देखिए, माना x बराबर वर्गमूल 7 ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या है? वर्गमूल 7 है x बराबर, तो हम इसी को लिख सकते हैं क्या? x बराबर वर्गमूल 7 धन x लिख सकते हैं, ठीक है। माना करके माना ले सकते हैं ना। माना x बराबर क्या है? एक वर्गमूल 7 धन x है, ठीक है। और इसी का मान अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है, x का मान, है ना। तो इसी प्रकार आइए आगे बढ़ते हैं। क्या दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ते हैं? यहाँ पर लिखते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा जी? एक्स स्क्वायर वर्गमूल 7 धन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। समझ आया ना? दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर वर्गमूल 7 धन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या वर्गमूल और स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। तो अपने पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर बराबर 7 धन एक्स बचा। थोड़ी समझने की आवश्यकता है, माना लेना है अपने को, माना, और माना लेना है एक्स बराबर वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7, ये आपने माना ले लिए। लेकिन उसके बाद इसका मुख्य बिंदु है एक्स बराबर वर्गमूल 7 धन एक्स। तो ये कहाँ से आया? तो ये कहाँ से आया? ये नहीं, हम माना लिए हैं इसको। क्या लिए हैं? इसको माना है, हमने माना है एक्स बराबर वर्गमूल 7 धन एक्स, और इसी एक्स का मान अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। ये वर्गमूल 7 तो अपनी जगह में, देखिए धन है तो धन, और एक्स क्या है? वर्गमूल 7 ही है, इसलिए एक्स कर दीजिए, और इसी एक्स का मान अपने को ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखिए बराबर वर्गमूल 7 धन एक्स है, तो वर्गमूल 7 धन का एक्स का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर और वर्गमूल कट जाएगा तो अपने को मान क्या प्राप्त होगा? 7 धन एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स को पक्षांतर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ऋण एक्स बराबर 7। समझ आए ना? एक्स है, पक्षांतर किया, एक्स स्क्वायर ऋण एक्स बराबर 7 मान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो क्या एक्स का गुणांक निकाल सकते हो? यहाँ से एक्स का गुणांक निकालिए, पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए अब, ठीक है। यह सवाल है पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, ये अपना महत्वपूर्ण बिंदु यह, इसी को हम समझने की आवश्यकता है। तो ये माना लिए एक बार स्क्वायर स्क्वायर दोनों पक्ष में वर्ग कर दिए, कट गया, तो हमें समीकरण मान प्राप्त हुआ। ये समीकरण है ना जी, ये समीकरण है। तो समीकरण क्या बन गया? देखिए एक्स स्क्वायर इन एक्स बराबर 7, है ना, समीकरण बन गया। अब समीकरण बन गया, इसी को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, तो गुणांक निकालना है। तो आइए गुणांक निकालते हैं। क्या निकलेगा अपना गुणांक? यदि 2x को कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा जी? गुणांक 1/2 बचेगा बराबर 7। समझ आया ना? 1/2 कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ देखिए 2x आया, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है,
पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो देखिए 2x से यदि हम बाहर निकालेंगे तो 1/2 बचेगा कि नहीं, गुणांक बचेगा ना। अंदर में हल करिए, 2x से कम 2x आएगा और 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 से ही बचेगा, है ना। हमेशा जब भी देखो यह अपने महत्वपूर्ण चीज़ है ये 2x गुणा 1/2, ये 2x का गुणांक निकालना, ये हम हर सवाल में पढ़े हैं। पिछले पूर्ण वर्ग विधि को एक बार और देखना यदि नहीं समझ आया होगा तो वहाँ पर क्या है, ये जो पूर्ण वर्ग विधि में यहाँ पर अपने को क्या निकालना पड़ता है, गुणांक निकालना पड़ता है। किसके सापेक्ष, 2x के सापेक्ष। यह जो 2x है इसके सापेक्ष गुणांक निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर x है तो मध्य पद क्या है, x है, तो इसी को लाना है। तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 से कम 1 तो 1 बचेगा ना, है ना। तो गुणांक अपने को 2x का गुणांक क्या प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये 2x के सापेक्ष अपने को गुणांक निकालना रहता है। यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि में यही महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पर मध्य पद को गुणांक निकालना। तो 2x यदि हम बाहर निकालेंगे तो 1/2 बचेगा, 2 कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। तो गुणांक अपना 2x का क्या निकला, 1/2। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं जी, दोनों पक्षों में 2x के गुणांक 1/2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 2x के गुणांक 1/2 का वर्ग करके जोड़ने पर दोनों पक्ष में 1/2 का वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो x² ऋण 2x 1/2, यहाँ पर इंटू है, ठीक है, धन 1/2 का वर्ग बराबर 7 धन 1/2 का वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों में देखिए 1/2 है ना, 1/2 दोनों पक्षों में 1/2 उसके वर्ग है, देखिए वर्ग। तो दोनों पक्षों में 1/2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो ये देखिए दो वर्ग किया हूँ 1/2 का और दोनों पक्ष में जोड़ा हूँ, ये बराबर के चिन्ह है। समझ आया कि नहीं, पूर्ण वर्ग विधि यही काम करते हैं हम लोग। और यहाँ पास गुणांक लेते हैं, दूसरा चीज, तीसरा चीज यहाँ पास x लिए हैं अभी, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग विधि से अब इसको हम आगे हल करेंगे। यहाँ गुणांक ले लीजिए, यहाँ वर्ग करके जोड़ना है। अब वर्ग करके जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता है ना, a² ऋण 2ab धन b² ऐसी टाइप दिख रहा होगा, बराबर क्या होता है जी, a ऋण b का स्क्वायर होता है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो a ऋण b का स्क्वायर होता है, ए अपना क्या दिख रहा है, 1 से दिख रहा है, ऋण है तो ऋण b क्या दिख रहा है, 1/2 अपना गुणांक स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो 7 धन 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, इधर स्क्वायर है तो हल करेंगे 1/2 को, ठीक है। 1/2 को 2 बार गुना करना, तो 1 एकम 1 और नीचे वाले को 2 दूनी 4, तो 1/4 आया ना, धन है तो धन 7 अपनी जगह में। अब ये कहाँ से आया, 1 से ऋण 1/2, है ना। 1 से ऋण 1/2 का स्क्वायर कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, a ऋण b का स्क्वायर मतलब 1 से ऋण 1/2 का स्क्वायर, और इसका बराबर क्या होता है जी, a² ऋण 2ab धन b²। तो देखिए a² मतलब x², ऋण है तो ऋण 2ab मतलब 2 अपनी जगह में, a मतलब 1 b मतलब 1/2, धन है तो धन b² मतलब 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। a ऋण b का स्क्वायर मतलब a² ऋण 2ab धन b², वैसे यहाँ पर हुआ है, देखिए 1 से ऋण 1/2 का स्क्वायर मतलब x² ऋण 2x 1/2 धन 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। यही है, ये अपना सूत्र अपने को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 1 से ऋण 1/2 का स्क्वायर बराबर 7 धन 1/4 प्राप्त हुआ, और इसको हल करते हैं। 1 से ऋण 1/2 का स्क्वायर अपनी जगह में, इधर को हल करिए, यहाँ गुणा करिए और जोड़ दीजिए, यहाँ गुणा करिए, यहाँ से गुणा और यहाँ से जोड़ना, तो 4 7 चौक 28 धन 1/4, है ना, 28 धन 1/4। तो अपने को मान प्राप्त हो रहा है 1 से ऋण 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 29/4, हो जाएगा ना जी, 29/4। तो आइए देखते हैं, अपने को यहाँ 7 चौक क्या हुआ, 28 हुआ, धन है तो धन, 1 एकम 1/4 है तो 4, ठीक है। समझ आया ना, ये तो 7 चौक क्या हुआ, 28, 28 में 1 जोड़े तो यहाँ 29/4 मान प्राप्त हुआ है।
अब हमें मान प्राप्त हुआ है x ऋण 1/2 का स्क्वायर बराबर 29/4, ऐसा मान तो प्राप्त हुआ है, हल किए जा रहे हैं। तो क्या इस स्क्वायर इसको वर्गमूल में ला सकते हैं? x ऋण 1/2 बराबर स्क्वायर है उसको वर्गमूल में ला दीजिए, तो 29/4 प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा जी, x ऋण 1/2 बराबर, इधर को हल करिए, प्लस माइनस वर्गमूल 29/4, अलग अलग में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल 29/2 प्लस माइनस। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। x बराबर अपने को मान प्राप्त हो रहा है प्लस माइनस वर्गमूल 29/2 और ऋण 1/2 को पक्षांतर करिए तो 1/2 अपने को x का मान क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आप लोग हल करके भी देख लेना, है ना। यहाँ अपने को x ऋण 1/2 का स्क्वायर बराबर 29/4 मान प्राप्त हुआ। अब उसको क्या किए हम लोग, स्क्वायर उसको वर्गमूल में ला दिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि में यही काम करते हैं ना, तो वर्गमूल में ला दीजिए। अब वर्गमूल में लाए उसके बाद अलग अलग कर दीजिए, तो धन ऋण क्यों लिखते हैं, वर्गमूल है मतलब धन ऋण, मतलब आंसर क्या है, धन में भी आ सकता है पूर्ण वर्ग विधि में और वह ऋण में भी आ सकता है पूर्ण वर्ग विधि में। तो क्या है, हम इसलिए लिखते हैं धन ऋण वर्गमूल 29/4। तो ये वर्गमूल 29 को अलग और वर्गमूल 4 को अलग, तो धन ऋण वर्गमूल 29/2, 2 कहाँ से आया, वर्गमूल 4 का मान कितना होता है, 2, 2 दूनी 4, इसलिए वर्गमूल 4 का मान 2, वर्गमूल 29 अपनी जगह में धन ऋण। ठीक है, अब इसी में ऋण 1/2 है, पक्षांतर कर दीजिए x बराबर, तो हमें x बराबर क्या मान प्राप्त हो जाएगी, धन ऋण वर्गमूल 29/2 और ऋण 1/2 है तो इधर पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, धन 1/2। ठीक है, समझ आया ना। ये बहुत ही अच्छी सवाल है और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। वर्गमूल 7 यह एग्जाम में कभी कभी वर्गमूल 5 भी दे देता है, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 5 इस टाइप से। तो यह समझ आ गया है ना। स्क्वायर का वर्गमूल लिए वर्गमूल को तोड़े हैं तो वर्गमूल 29/2 आया, और वर्गमूल 29/2 में किसको जोड़ेंगे, 1/2 को, क्योंकि यहाँ ऋण 1/2 है, पक्षांतर करेंगे तो धन 1/2 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर धन ऋण वर्गमूल 29/2 धन 1/2। ठीक है, अब आइए इसी को हल करते हैं। एक साइड ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, और एक साइड धन चिन्ह लेने पर, तो एक साइड धन चिन्ह लेने पर एक साइड ऋण चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेते हैं तो x बराबर धन 29/2 धन 1/2, तो x बराबर 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। 2 से 2 का गुना करना, 1 आएगा, 1 नहीं 2 से 2 को भाग देना, 1 आएगा, 1 से गुना करिए, 2 को 2 से भाग देना, क्या 1 आएगा। ठीक है, वैसे इसी प्रकार ऋण चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, तो इधर ऋण चिन्ह लेते हैं तो ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण वर्गमूल 29/2 धन 1/2 हो जाएगा। इधर धन चिन्ह लिए हैं तो धन वर्गमूल 29/2 धन 1/2 मान प्राप्त हुआ। इधर ऋण चिन्ह ले रहे हैं तो ऋण वर्गमूल 29/2 धन 1/2, यह अपनी जगह में है, ये यहाँ पास भी है, यहाँ पास भी, यहाँ लेकिन ऋण लेना है, यहाँ धन लेना है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसको आगे हल करते हैं, 2 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 आएगा, और वही 6 सेम टू सेम वर्गमूल 29 धन 1, और यहाँ ऋण लगेगा तो इसको क्रम से लिखेंगे, तो धन 1 है तो धन 1 को सामने में लिख दीजिए, ऋण वर्गमूल 29 को पीछे में लिख दीजिए बटा 2, तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, यह x बराबर 1 धन वर्गमूल 29/2 और एक ठोक आंसर अपने को प्राप्त हो रहा है x बराबर 1 ऋण वर्गमूल 29/2। इस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि से हम हल किए प्रश्न क्रमांक 2 को, जो अपने को मान प्राप्त हुआ है 1 धन वर्गमूल 29/2 x बराबर और x बराबर 1 ऋण वर्गमूल 29/2 ऐसे मान प्राप्त हुए। अतः अभीष्ट हल क्या है जी अपना जी, यही है। ठीक है, अभीष्ट हल अपना क्या है, x बराबर 1 धन वर्गमूल 29/2 और एक ठोक है x बराबर 1 ऋण वर्गमूल 29/2। यहाँ पर समझ आया ना, ऋण यहाँ धन चिन्ह लिए तो धन लिखे हैं सामने में, देखिए तो इसको हल किए तो 1 धन वर्गमूल 29/2 सेम टू सेम, हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं तब भी हमारा आंसर सही। अब यहाँ क्या है, ऋण चिन्ह लेना है तो x बराबर ऋण वर्गमूल 29/2 धन 1/2, ऋण लेना है ना तो सामने में ऋण लीजिए, तो ऋण वर्गमूल 29 हो जाएगा धन 1/2 हो जाएगा, ऋण चिन्ह लेने पर, है ना, तो ऋण वर्गमूल 29 धन 1/2। ठीक है,
अब इसको क्रम से लिखेंगे तो धन 1 को सामने में लीजिए, तो धन 1 क्या है, सामने में आ जाएगा, ऋण वर्गमूल 29 पीछे बटा 2, यह हमारा शुद्धता आंसर होगी। ठीक है, इस प्रकार अतः अभीष्ट हल अपना 1 से बराबर मान प्राप्त हो गया है। इस प्रकार इस सवाल को है ना कठिन नहीं समझ रहे हैं, इसको पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना है। हमको माना लेना पड़ेगा, माना लेके हम इसका मान ज्ञात करेंगे, जो बहुत ही सरल है। आप लोग वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखने का प्रयास करिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। और आप लोग से आग्रह है कि अंत तक देखिए यह वीडियो, एवं यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आशा के साथ मैं अपने जो प्रश्न क्रमांक 2 है यहीं पर समाप्त करता हूँ। हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, प्रश्नावली 3 का, जिसमें प्रश्न है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बार और पुनः 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब संख्या अपने को ज्ञात करना है जी, और 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 85 है बोले, तो संख्याएं ज्ञात करने तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, माना लेना पड़ेगा। तो माना क्या लेंगे, माना कि 2 क्रमागत दो प्राकृत संख्याएं x एवं x धन 1 हैं। ठीक है, तब क्या समझे, है ना, मतलब यह बोल रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या वर्गों का योग 85, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या अपने को कहाँ से ज्ञात होगा, माना से होगा। ठीक है, तो माना हम कुछ लेते हैं, तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्या, तो यही चीज अपने को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत प्राकृत संख्या क्या है, तो एक तो पहला प्राकृत संख्या है x है। ठीक है, पहला क्रमागत प्राकृत संख्या x है, और दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या क्या है, x धन 1 है। ठीक है, पहला क्रमागत संख्या प्राकृत संख्या x है, और दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या x धन 1 है। अब यहीं पर 3 क्रमागत प्राकृत संख्या बोलेगा तो आप लोग क्या लिखोगे, x धन 2 लिखोगे। वैसी 4 प्राकृत संख्याएं क्रमागत बोलेंगे तो x धन 3 लिखेंगे ना। इसी प्रकार ऐसी 2 क्रमागत प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगा, पहला तो x हो जाएगा, और दूसरा x धन 1 हो जाएगा। यदि तीसरा के लिए बोलेगा तो x धन 2 हो जाएगा, चौथा के लिए बोलेगा तो x धन 4 हो जाएगा। इस प्रकार प्राकृत संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर 2 क्रमागत क्रम से प्राकृत संख्या लिखिए, तो पहला क्या है x, और दूसरा क्रमागत संख्या x धन 1। वैसे तीसरा बोलेगा तो x धन 2 लिखेंगे, चौथा बोलेगा तो x धन 3 लिखेंगे। इसी प्रकार क्रम से बढ़ता है। तो यह प्राकृत संख्या माना ले लिए अपन x एवं x धन 1। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तब प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार बढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न के अनुसार बढ़ेंगे। प्रश्न अनुसार माना तो ले लिए 2 क्रमागत प्राकृत संख्या x एवं x धन 1 है ना। अब इसी को अपने को मान ज्ञात करना है x का, तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्या ले लिए। अब प्रश्न के अनुसार बढ़ते हैं। तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं वर्गों का योग 85 है। वर्गों का योग 85 मतलब देखिए यहाँ 2 क्रमागत प्राकृत संख्या क्या क्या लिए, x धन 1। ठीक है, x पहला प्राकृत संख्या है, पहला प्राकृत संख्या है, और दूसरा है अपना x धन 1 प्राकृत संख्या, और दोनों क्या है, क्रमागत है। तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग यानी क्या होता है, जोड़ना, और वर्गों दोनों का वर्ग लगा दीजिए, बराबर क्या है जी, योग 85। समझ आए ना। तो यहाँ देखिए 2 क्रमागत है ना, 2 क्रमागत बोला है, 2 क्रमागत x है और दूसरा x धन 1 है। संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये देखिए दोनों में वर्ग लगा दीजिए, दोनों क्रमागत प्राकृत संख्या में योग वर्ग लगा दीजिए और योग लगा दीजिए। योग मतलब क्या है, अपना जोड़ना। तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग x² धन 1 धन 1 का वर्ग क्या है, 85 है, तो बराबर 85। और इसी में संख्या ज्ञात करना है, तो आइए x का मान ज्ञात करेंगे। इसी से x² अपनी जगह में, धन है तो धन। अब यहाँ देखिए x धन 1 का ये वर्ग है, तो क्या दिख रहा है अपने को, यहाँ पर सूत्र लिखिए, a धन b का वर्ग बराबर क्या होता है जी, a² धन
2ab धन b स्क्वायर होता है। a धन b स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। उसी को यहाँ पर लगा दीजिए। क्या है, a है, a अपना क्या है, x है, और b अपना 1 है ना। x क्या है अपना, a है, और b 1 है। तो पहला क्या है, a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a धन b स्क्वायर, मतलब a धन b स्क्वायर। वैसे दिख रहा है ना, a धन b स्क्वायर, a धन b स्क्वायर वैसे दिख रहा है। a क्या है, x, b है 1, तो क्या होता है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। तो a क्या है अपना, x स्क्वायर धन 2ab, तो 2 a क्या है अपना, x है, और b क्या है 1 है ना, गुणा धन b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी, 85। ठीक है, हो जाएगा। बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर धन यहाँ 2x गुणा 1 है, इसको हल कीजिए। 2x गुणा 1 तो 2x एकम 2x धन 1 का वर्ग मतलब 1 का वर्ग मतलब 1 एकम 1, 2 बार गुणा करेंगे तो बराबर 85। जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो x की घात 4 नहीं होगा, ये गलत बात है। 2x का वर्ग हो जाएगा धन 2x धन 1। 85 को पक्षांतर कर दीजिए तो ऋण 85 बराबर 0। अपना समीकरण बन रहा है ना धीरे धीरे। देखिए समीकरण बन गए हैं, आगे हल करिए। 2x की स्क्वायर धन 2x अपनी जगह में, अब 85 में 1 को घटा दीजिए। देखिए धन और यहाँ ऋण है, ऋण 85 यहाँ धन 1 है तो जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा क्योंकि धन ऋण क्या होता है, ऋण होता है। तो 85 में 1 घटाओ कितना आएगा, 84 आएगा। ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तीनों पद में क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है। इसमें भी 2 के स्क्वायर है मतलब सम संख्या, इसमें भी 2 है, इसमें सम संख्या, यहाँ पर भी सम संख्या है। तो क्या हम 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग देने पर तो 2 से भाग दे दीजिए। 2x स्क्वायर बटा 2 धन 2x बटा 2 ऋण 84 बटा 2 बराबर 0। 2 से भाग दीजिए, 2 कटेगा तो क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर धन 2 कटेगा तो क्या आएगा जी, x ऋण 2 में 84 भाग दो क्या आएगा जी, 42 बराबर 0। ठीक है, समझ आ रहा है ना। बस इसी क्रम में अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अपने को देखे होंगे 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 85 है, तो हम लोग लिखे हैं वर्गों का योग। देखिए जोड़ना, अब यहाँ अपने को क्या दिखा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह में है, यहाँ देखिए, यहाँ धन है तो धन देखिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह में है, धन है तो धन। उसके बाद a धन b स्क्वायर मतलब वही x धन 1 का वर्ग मतलब इसी सूत्र को लगाना है, ये वाला ए स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। a क्या है अपना x है, b क्या है अपना 1 है, तो एक्स स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग बराबर 85। 85 को पक्षांतर कर देंगे तो 2x स्क्वायर धन 2x धन 1 ऋण 85 बराबर 0। 85 में 1 घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा क्योंकि धन ऋण क्या होता है, ऋण होता है। तो 85 में 1 को घटाइए 84 आएगा, बड़े संख्या सामने में ऋण है तो ऋण 2x स्क्वायर धन 2x ऋण 84 बराबर 0। अब ये सम संख्या है तीनों पद में, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो अपने को मान प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 1 ऋण 42 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ 2x स्क्वायर कहाँ से आया समझ आया ना, दोनों को जोड़े हैं, एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी जी, 2x स्क्वायर। ठीक है, गुणा करते हैं तो वह घात में चला जाता है ना। यदि एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर करते हैं तो एक्स की घात 4 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x धन 1, ऐसा मान अपने को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर धन 1 ऋण 42 बराबर 0 ऐसा मान प्राप्त हुआ। अब यहाँ से गुणनखंड कर दीजिए, तो गुणनखंड तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं ना, गुणनखंड प्रश्नोली 3 में पढ़े हैं, अध्याय 1 के बहुपद में। ठीक है, तो गुणनखंड अपने को कर दीजिए 42 का, तो 42 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 भाग गया कितना आएगा 21 है ना। अब 21 किस से जाएगा 3 से, तो 7 और 7 एकम 7। ठीक है, इस प्रकार हम 42 का लघुत्तम निकाले तो 2 3 7 प्राप्त हो रहा है, लेकिन अपने को मध्य पद लाना है, धन 1 लाना है। मध्य पद अपना क्या दिख रहा है जी, धन 1 दिख रहा है, यही तो हमारा इम्पोर्टेंट है। तो धन 1 लाना है और अपने को लघुत्तम मान प्राप्त हुआ है 2 3 7। तो क्या कर सकते हैं आप लोग बताइए, क्या 3 दूनी 6 यहाँ से कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 7 में 6 को घटा दीजिए 1 से आ जाएगा। ये देखो
3 और 2 को गुना करिए 6 आएगा, और यहाँ 7 है तो 7 ऋण, 7 में 6 घटाओ 1 आएगा, बड़े संख्या के सामने में धन है तो धन। तो क्या इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं, लघुत्तम निकाले हैं तो 3 दूनी 6 हुआ, और ये 7 अपनी जगह में, 7 में 6 घटाओ 1 आएगा, तो 1 से वही तो मान है, तो 1 धन 7 1 ऋण 6 1 ऋण 42 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए मध्य पद को तोड़े हैं, है ना। यहाँ देखिए 1 से आ रहा है, 1 से लाना है, 7 1 में 6 1 को घटाइए 1 से आएगा, 1 1 से आएगा ना, 7 में 6 गया 1, तो 1 से आया, बड़ी संख्या सामने में धन है तो धन, और 6 इसको गुना भी करिए, 6 7 42, ये आ गया अपना लघुत्तम। इस प्रकार अपने को गुणनखंड करना है। गुणनखंड हमारा पीछे कभी नहीं छोड़ेगा, गुणनखंड में ध्यान दीजिएगा। इसलिए 42 का लघुत्तम निकाले तो 7 और 6 प्राप्त हुआ, जिसमें 7 1 में 6 1 घटाए तो मध्य पद 1 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब लघुत्तम निकालने के बाद गुणनखंड मध्य पद तो ला लिए, तो अब इसको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, यदि हम 1 से कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा 1 से धन 7, और इधर ऋण 6 को कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा 1 से धन 7 बराबर 0। वही चीज़ है, जब यहाँ हम जो संख्या ले रहे हैं, जो क्रमगत प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, उसका पीछे भी सेम रहता है। ये हमेशा गुणनखंड का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ जो है गुणनखंड वैसी सेम पीछे में भी रहता है। ठीक है, इस प्रकार हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 1 से धन 7 ऋण 6 1 से धन 7 बराबर 0। अब इसको x का मान ज्ञात कीजिए, गुणनखंड तो निकल गया, तो 1 से धन 7 प्राप्त हो रहा है, और एक साइड 1 से ऋण 6 बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 1 से धन 7 और दूसरा है गुणनखंड 1 से ऋण 6 बराबर 0। इस प्रकार आइए आगे बढ़ते हैं। अब अपने को मान मिला है 1 से धन 7 और 1 से ऋण 6 बराबर 0, तो x का मान क्या क्या हो जाएगा जी, आप लोग खुद बताइए। तो आइए आगे देखते हैं। तो 1 से धन 7 गुणनखंड प्राप्त हुआ, और दूसरा गुणनखंड प्राप्त हुआ 1 से ऋण 6 बराबर 0। तो x का मान निकालिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 से धन 7 को पक्षांतर करिए, 7 1 से बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ से धन 7 है, पक्षांतर करो ऋण 7 आएगा। वैसे यहाँ देखिए 1 से ऋण 6 दिख रहा है, ऋण 6 को पक्षांतर करो तो क्या आएगा, 1 से बराबर 6 आ जाएगा, धन 6, तो धन को नहीं लिखते तो ऋण 6 है ना। यहाँ देखिए 1 से ऋण 6 है, तो 1 से ऋण 6 को 6 में पक्षांतर करो तो धन 6 आएगा, तो 1 से बराबर 6 मान प्राप्त हुआ, और इधर 1 से बराबर ऋण 7, धन 7 है ना, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 7, धन का परिवर्तन करेंगे तो ऋण, गुणा का परिवर्तन करते हैं तो भाग। पक्षांतर में यही अपने को ध्यान देना है, धन का ऋण ऋण का धन, तो यहाँ धन है इसलिए पक्षांतर हुआ तो ऋण 7 आया, यहाँ ऋण 6 है तो पक्षांतर हुआ धन 7 आया। इस प्रकार हमें x का मान ऋण 7 और दूसरा x का मान मूल का मान x बराबर 6, ऐसे 2 x का मान अपने को प्राप्त हुआ है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत, आइए देखते हैं। हमको संख्याएं ज्ञात करना है ना, तो आइए देखते हैं। अपने को मान प्राप्त हुआ था, है ना, x का मान प्राप्त हुआ था x बराबर ऋण 7 या x बराबर 6, ऐसे अपने को मान प्राप्त हुआ है, आप लोग देख लेना, है ना। x बराबर ऋण 7 और x बराबर 6, लेकिन यहाँ पर क्या है अपना, लेकिन जो ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्या है वह संभव नहीं है। क्या है, ऋणात्मक संभव का मान सही नहीं है, ऋणात्मक जो संख्या है लेकिन ऋणात्मक संभव नहीं है। तो क्या कैसे ज्ञात करेंगे जी x का मान, तो x बराबर ऋण 7 या x बराबर 6 मान प्राप्त हुआ है जिसमें ऋणात्मक संभव नहीं है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ऋणात्मक संभव नहीं है, तो अतः, है ना, जो प्राकृतिक संख्या होती है वह ऋणात्मक नहीं होती है, ये हमको याद रखना है। जो ऋणात्मक संख्या होती है वह क्या होती है, मतलब प्राकृतिक संख्या होती है वह ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए, लेकिन ऋणात्मक संख्या क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती। अतः इसलिए क्या है जी अपना x बराबर, अतः x बराबर 6 है। ठीक है, x बराबर 6 है, तब क्रमागत हमारा दूसरा क्या है, 1 धन 1, तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा, 6 धन 1 बराबर 7। तो पहला अपना क्रमागत x बराबर 6 है, देखिए, और दूसरा है x बराबर 7। ठीक है, तो अपने को 2 क्रमागत संख्या प्राप्त हुए हैं। तो अतः क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं
अतः क्रमागत प्राकृत संख्याएं 6 तथा 7 हैं। ठीक है, इस प्रकार अपना क्रमागत संख्या प्राप्त हो गया। यहाँ पर एक पुनः और बता देता हूँ, 1 से बराबर ऋण 7 या 1 से बराबर 6। ठीक है, अपने को मान प्राप्त हुआ, लेकिन ऋणात्मक प्राकृत संख्या का संभव ही नहीं है। प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होता, तो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक है, इसलिए क्या है, प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं है। तो अतः 1 से बराबर 6 लेंगे, तब 1 से धन 1 है अपना क्रमागत दूसरी संख्या, तो 6 धन 1 बराबर 7, तो अपना धन में आ गया आंसर। तो यह प्राकृत संख्या क्या है, 6 तथा 7 है। इस प्रकार अपना जो प्रश्न क्रमांक 3 है वह उसमें प्राकृत संख्या ज्ञात करना था, जो हमें संख्याएं 6 तथा 7 प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं पूर्ण वर्ग विधि, और देखे हम लोग 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग देखे थे, जिसमें संख्या ज्ञात करना था। वैसे ही अपना एक प्रश्न क्रमांक 4 आया है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या इसमें प्रश्न में परिवर्तन है? क्या सिर्फ वर्गों, उसमें वर्गों दिया था, इसमें क्या दिया है, गुणनफल दिया है। ठीक है, उसमें योग, योग यानी जोड़ना, और गुणनफल यानी गुणा करना। तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है। गुणनफल मतलब क्या समझते हैं हम, गुणा करना। ठीक है, 2 क्रमागत को क्या करना, गुणा करना, और संख्या ज्ञात करना है। और उसमें क्या किया था, वर्गों का योग किया था, मतलब जोड़े थे वर्ग करके। तो ये छोटी छोटी बात को अपने को ध्यान देना है। तो यह प्रश्न क्रमांक 4 आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको समझ कर बनाइएगा, और यदि समझ आता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। यही आप लोग से आग्रह है, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए इस प्रकार जो प्रश्न क्रमांक 4 है आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग समझ के अच्छा से हल करके कमेंट में बताइएगा। और प्रश्न क्रमांक 3 एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 को आप लोग बनाइएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और वीडियो है। ठीक है, एक बार छोटी सी बता देता हूँ। माना कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या क्या है अपना, 100, और दूसरा क्या है, 1 से धन 1। हम लोग इसी भी लिए थे, क्रमागत मतलब क्रम से, है ना, 100 और 1 से धन 1। और संख्याएं ज्ञात करना है, तो 1 का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, 1 से क्या करना है, मान ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पास अपना हल करेंगे, गुणनफल बोला है, तो 1 से धन 1 से गुणनफल मतलब क्या, गुणा, तो 1 से इंटू 1 से धन 1 बराबर 20। ठीक है, दोनों में क्या करना है, गुणा करना है। ये यहाँ पर अपने को गुणा करना है क्रमागत को, फिर हल करना है, अपने को मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।